हाँ बच्चों, आज हम लोग शारीरिक शिक्षा में नैतिक शिक्षा के अंतर्गत पहला पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है नैतिकता का स्वरूप एवं महत्व। नैतिकता का वास्तविक अर्थ होता है कि व्यक्ति को के अंदर ऐसे गुणों का विकास करना जिनके माध्यम से वो समाज में रहने लायक, इन गुणों के माध्यम से उसको मार्गदर्शन मिलता है और इन्हीं गुणों से वो समाज में जाना जाता है। अनेक महापुरुष ऐसे हुए हैं जो अपने गुणों के कारण समाज में, विश्व में पूजनीय रहे हैं। मनुष्य और जानवर में अंतर है कि मनुष्य बुद्धि एवं विवेक से प्रेरित होकर कार्य करता है, जबकि पशु जो है या जानवर जो है वो अपनी इच्छाओं से प्रेरित होकर के कार्य करते हैं। उदाहरण के रूप में एक चूहा रोटी के लालच में बार बार चूहेदानी में फंस जाता है, क्योंकि रोटी खाने की उसकी प्रबल इच्छा उसको बार बार वही गलती करने पर मजबूर करती है। लेकिन एक मनुष्य जो है जब वो एक बार धोखा खा जाता है या एक बार उसके साथ कोई उसकी हानि हो जाती है, तो वहीं से मनुष्य दोबारा वो कार्य करने से अपने को दूर रखता है, जिससे पुनः वो उसको किसी प्रकार का दंड न मिले। नैतिक शिक्षा में स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता हो, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होकर स्वावलंबी बन सकता है। नैतिकता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? नैतिकता के स्वरूप के अंतर्गत सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि नैतिकता और धर्म में क्या अंतर है या क्या संबंध है। सामान्य रूप से ऐसा लगता है कि नैतिकता और धर्म एक समान है, लेकिन इनमें पर्याप्त अंतर है। सभी धर्म हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना, अच्छी आदतों का निर्माण करना, चोरी न करना, बुराइयों से दूर रहना, बड़े बुजुर्गों का सहयोग करना, जीवों से प्रेम करना, ये सब चीजें सभी धर्म सिखाते हैं। किंतु फिर भी सब इन धर्मों को मानने वाले अनेक लोग समय समय पर आपस में झगड़े करते हैं, जबकि सभी धर्म उनको एक ही चीज की शिक्षा देते हैं, अच्छे मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के लिए समाज को गलत संदेश देते हैं और समाज में वैमनस्यता फैलाते हैं। अब अंतर क्या है दोनों में? पहला अंतर है कि धर्म और नैतिकता, ये इन दोनों में धर्म जो है उसका एक दायरा होता है, एक सीमा होती है जिसमें वो बंद करके अपना कार्य करता है। यानी किसी भी धर्म का पालन वही लोग करते हैं जो उस धर्म के मानने वाले होते हैं। लेकिन नैतिकता या नैतिक गुण किसी भी धर्म से प्रेरित न होकर के मनुष्य या जीवों के कल्याण के लिए होते हैं। वो
ये नहीं देखते हैं अवसर पड़ने पर कि कौन सा व्यक्ति या कौन सा जीव किस धर्म का है, किस क्षेत्र का है, किस राष्ट्र का है, बल्कि वो पूरा प्रयास उस व्यक्ति की मदद करने में लगाते हैं। दूसरा अंतर है कि धार्मिकता का स्वरूप सैद्धांतिक है और नैतिकता का स्वरूप व्यवहारिक है। अनेक लोग देखने में आते हैं जो धर्मशास्त्र के पढ़ करके, विभिन्न शास्त्रों को पढ़ करके उपदेश या तकरीरें तो बहुत करते हैं, लेकिन वो अपने वास्तविक जीवन में उनमें नैतिक गुणों का अभाव रहता है। दूसरा स्वरूप है नैतिकता और कानून। नैतिकता व कानून में समानता ये है कि दोनों ही मनुष्य को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं और बुरे कार्य को करने से रोकते हैं, चाहे वो धर्म हो चाहे नैतिकता हो। लेकिन इतना होने के बावजूद भी, ये समानता होने के बावजूद भी इनमें पर्याप्त अंतर पाया जाता है। उदाहरण के लिए कानून तब अपना काम करता है जब व्यक्ति कोई अपराध करता है या कोई बुरा कार्य कर देता है और कानून उसको दंड देता है। लेकिन नैतिकता में यह बात नहीं है। नैतिकता व्यक्ति को उस बुरा कार्य को करने से ही रोकती है। तात्पर्य यह है कि नैतिकता, किसी भी कार्य में नैतिकता पहले से ही व्यक्ति को कार्य करने से रोकती है, लेकिन कानून कार्य कारित हो जाने पर या अपराध कारित हो जाने पर व्यक्ति को दंड देने का कार्य करता है। अर्थात जब नैतिकता का कार्य मनुष्य के जीवन में पहले शुरू होता है और कानून का कार्य बाद में शुरू होता है। तीसरा है नैतिकता का स्वरूप कानून से ऊंचा। कानून का पालन प्रायः लोग दंड के भय से करते हैं कि अगर जो हमने कोई बुरा कार्य किया तो हमको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, हमको ये दंड मिलेगा, इसलिए हमको ये काम नहीं करना चाहिए और उस भय से उस कार्य को करने से बचते हैं। लेकिन नैतिकता मनुष्य को इसलिए ये प्रेरित करने के लिए प्रेरित करती है कि हमको बुरा कार्य करना नहीं है, हमें बुरा कार्य नहीं करना चाहिए, ये कार्य गलत है और इसके लिए हमको हमारा जो नैतिक, इस कार्य को करने से हमारा नैतिक पतन हो जाएगा और हम उस कार्य को करने से ही बचते हैं। यानी अर्थात नैतिकता को हम अपनी मर्जी से स्वीकार करते हैं और कानून को हम दंड के भय से स्वीकार करते हैं। फिर नैतिकता के क्षेत्र, विश्व, पहला है विश्व। संपूर्ण विश्व में आज विज्ञान के कारण संपूर्ण विश्व बहुत छोटा हो गया। अर्थात दुनिया एक तरीके से कहा जाए तो दुनिया मुट्ठी में हो गई है और हम विश्व में कहीं पर भी होने वाली किसी घटना को बहुत जल्दी हम तक जानकारी आ जाती है। हम जान जाते हैं कि अभी विश्व में कहाँ पर, किस कोने में क्या, कौन से कार्य क्या हो रहा है। और इसीलिए आज व्यक्ति अपने परिवार, अपने समाज के बारे में ही न सोच करके संपूर्ण विश्व के कल्याण के विषय में सोचता है और वह देखता है कि कैसे विभिन्न संकट कालों में एक देश दूसरे देश की मदद करने के लिए आगे आते हैं। अभी कोरोना काल में आप लोगों ने देखा कि जब भारत में कोरोना चरम पर था, पीक पर था, तब अनेक देशों ने हमारे भारतवर्ष में दवाइयों के द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर या ऑक्सीजन दे करके भारत की किस प्रकार मदद किया है। दूसरा, समाज।
परिवार तथा विद्यालय में बच्चों में अनेक नैतिक गुणों के संस्कार पड़ते हैं और समाज में उन नैतिक गुणों की परीक्षा होती है। प्रेम, सहयोग, दया, सत्य आदि जो व्यवहार वह अब तक परिवार विद्यालय में करता था, अब वही गुण उसके मोहल्ले में, उसके नगर में, आस पड़ोस में अन्य लोगों से वो करता है। समाज के सभी बच्चों तथा वर्गों से वह प्रेम करना सीखता है। जीवन में वह ईमानदारी, सच्चाई व सेवा की भावना को व्यवहारिक रूप प्रदान करता है। इस प्रकार समाज में उसके नैतिक गुण और परिपक्व हो जाते हैं। तीसरा है क्षेत्र व्यक्ति। अनेक नैतिक गुणों का पालन सर्वप्रथम व्यक्ति स्वयं के पर ही करता है। व्यक्ति अपना नैतिक व चारित्रिक स्तर ऊंचा उठाकर समाज तथा देश का भी कल्याण करने में सक्षम हो सकता है। जिस प्रकार कड़ियों को जोड़ने से जंजीर बनती है, उसी प्रकार व्यक्तियों से मिलकर एक मजबूत समाज का निर्माण होता है और अच्छे व्यक्तियों से ही अच्छे समाज का निर्माण होता है। विद्यालय, चौथा है विद्यालय। विद्यालय भी नैतिकता सीखने का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। विद्यालय में अनेक धर्म जात के बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ पर वो आपस में मिलजुल करके कैसे रहना है, कैसे एक दूसरे का सहयोग करना है, किस प्रकार एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाना है और ज़रूरत पड़ने पर किस प्रकार एक दूसरे की मदद करना है, ये सब गुण बच्चा विद्यालय में ही सीखता है। पांचवा, परिवार। व्यक्ति का परिवार में बालक नैतिकता का पाठ सर्वप्रथम अपनी माता से सीखता है, जो उससे हाथ जोड़कर जय या गुड मॉर्निंग आदि करना तथा आज्ञा पालन का पाठ पढ़ाती है। परिवारीय जनों के स्नेह तथा सेवाओं को देख करके बच्चा प्रेम व सेवा का पाठ सीखता है। बड़ों का सम्मान करना तथा छोटों से प्रेम करना बच्चा परिवार में ही सीखता है। इसीलिए परिवार को बच्चे की प्रथम पाठशाला कहा गया है। अब आते हैं नैतिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। नंबर 1 उद्देश्य है नैतिकता का विकास। नैतिक शिक्षा का ज्ञान देने से बच्चों में नैतिकता का विकास होता है, जिससे वे एक अच्छे नागरिक बनते हैं और अपने परिवार, समाज, गांव और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। दूसरा, चरित्र निर्माण। महात्मा गांधी ने कहा है, नैतिक शिक्षा का मूल उद्देश्य विद्यार्थी के चरित्र का निर्माण करना है। चरित्र ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। चरित्रवान व्यक्ति ही महापुरुषों की पदवी प्राप्त करते हैं। तीसरा उद्देश्य है तर्क शक्ति का विकास। जब बच्चे अध्ययन करते हैं और जिससे उनकी मानसिक शक्ति बढ़ती है, जिससे और तर्क शक्ति का विकास होता है। तर्क शक्ति के माध्यम से बच्चे अपने नैतिक और चारित्रिक विकास की ओर अग्रसर होते हैं। मानसिक शक्तियों का विकास। नैतिकता के द्वारा बच्चों में संकल्प व निर्णय की शक्ति, स्मृति एवं चिंतन एवं कल्पना शक्ति आदि का विकास होता है। बालक में नैतिक विकास के लिए इसकी मानसिक शक्तियों का विकास अत्यधिक आवश्यक है। आध्यात्मिक विकास। बालक में आध्यात्मिक विकास नैतिक शिक्षा के द्वारा होता है। आध्यात्मिक विकास के लिए अंतःकरण की शुद्धता भी आवश्यक है। ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। नैतिक शिक्षा के द्वारा बालक की ज्ञानेंद्रियां आँख, नाक, कान, जीभ आदि प्रशिक्षित होती है, जो तभी बालक का समुचित नैतिक विकास संभव हो पाता है। नैतिक शिक्षा के साधन। विद्यालय में अनेक माध्यमों से बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाती है, जैसे दीवारों पर सूक्तियों का लेखन, अनेक चित्रों के माध्यम से,
विद्यालय में जो सामूहिक प्रार्थना या किसी विषय पर कुछ समय के लिए प्रवचन आदि होते हैं, अनेक महापुरुषों के जन्मोत्सव मनाना, उनके बारे में जानकारियां देना, उनके जीवन से बच्चे शिक्षा लेते हैं। दैनंदिनी में बच्चों के दिन भर का स्कूल में उन्होंने कैसे काम किए, कैसा उनका व्यवहार रहा, किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, इसका एक लेखा जोखा होना चाहिए, जो समय समय पर अभिभावकों को भी दिखाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम का अंग नैतिक शिक्षा आज के युग में सबसे अन्य विषयों की तरह नैतिक शिक्षा भी एक आवश्यक शिक्षा के रूप में दी जानी चाहिए, और इसमें भी अन्य विषयों की तरह इसका टाइम टेबल बनना चाहिए और वो नियमित रूप से बच्चों को दी जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे ही कल का भविष्य हैं और अच्छे संस्कार युक्त बालक अच्छे और मजबूत राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। शिक्षक विद्यालय में बच्चे के मन पर सर्वाधिक छाप पढ़ाना चाहता शिक्षकों की पड़ती है। सचमुच में बच्चे वह नहीं करते जो हम कहते हैं, बल्कि बच्चे वह करते हैं जो हम करते हैं। पांचवा है परिवार। बच्चों में नैतिकता के संस्कार डालने के सबसे महत्वपूर्ण है उस बच्चे के माता पिता। माता पिता के आचार विचार का प्रभाव बालक पर पड़ता है। यही कारण है कि प्राचीन काल में माता पिता अपने जीवन में कठोर संयम का पालन कर संतान को जन्म देते थे। फिर नैतिक शिक्षा का क्या महत्व है? पहली देश की उन्नति। जब किसी भी राष्ट्र के निवासियों में नैतिक गुणों का पर्याप्त समावेश रहता है तो वो एक अच्छे परिवार, एक अच्छे समाज, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और इतना मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं कि कोई भी शत्रु राष्ट्र उनकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता है। देश चौमुखी विकास करता है और हर क्षेत्र में उसकी धाक बनती है। दूसरा है महत्व सुखी समाज की स्थापना। नैतिक गुणों को जीवन में उतारने से सिर्फ व्यक्ति का परिवार ही नहीं बल्कि समाज भी सुखमय बनता है। यदि सभी लोग मान लीजिए यदि सब लोग अपनी अपनी सोचेंगे तो गरीबों, दीन दुखियों तथा वृद्ध व संकटग्रस्त की सहायता न करें तो समाज दुखी हो जाएगा। हमारे जो भारतीय संस्कृति है इसीलिए उसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सबका कल्याण हो और किसी को कोई भी दुख न हो। ये संकल्पना हमारे पूर्वजों ने सुखी समाज के लिए दी थी। इसके अतिरिक्त उन्नत व्यावसायिक जीवन। जब हम नैतिक गुणों को साथ में लेकर के व्यवसाय करेंगे तो हम अपने व्यवसाय में मिलावटखोरी, जमाखोरी या कम तौल इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे और एक स्वच्छ एवं सुंदर व्यवसाय कर सकेंगे। व्यक्तिगत उन्नत। नैतिक गुणों से व्यक्ति समाज में आगे बढ़ता है, उन्नत होती है, लोग उसको याद रखते हैं लंबे समय तक। अनेक महापुरुष आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके नैतिक गुण ही उनको आज न होते हुए भी, सशरीर न होते हुए भी आज समाज में उनको जिंदा रखा है और उनकी पूजा, उनकी वंदना होती है। सफल पारिवारिक जीवन। परिवार में जो बड़े होते हैं वो बच्चों से प्यार करते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। परिवार में माता पिता बच्चों में पारस्परिक
कर्तव्य पालन के लिए कोई कानून नहीं बना है। केवल नैतिक मान्यताओं के कारण ही परिवार में सभी सदस्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, जिससे पारिवारिक जीवन सरल तथा सुखी बना रहता है। नैतिक मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखती है। नैतिक शिक्षा चरित्र के निर्माता मनुष्य को चरित्रवान बनाती है, जिससे मनुष्य समाज में संघर्ष करना सीखता है, समाज में रह करके उन्नति करता है, समाज में एक अच्छा नागरिक बनता है। फिर नैतिक मूल्यों की मानव जीवन में एक आवश्यकता क्या है? मानव पशुओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि उसमें प्रतिभा, उचित अनुचित को परखने तथा विवेक तथा सद्भावना होती है। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति में दया, क्षमा, सहनशीलता, प्रेम, करुणा आदि कोमल एवं पवित्र भावनाओं का होना अपेक्षित होता है। जिस व्यक्ति का चरित्र शुद्ध एवं आचरण पवित्र नहीं होता, वह कभी भी जीवन में उन्नति नहीं कर सकता, ना ही वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आज आप देखते हैं कि मनुष्य का जीवन में जगह जगह पर प्रतियोगिता है, जगह जगह पर कंपटीशन है, और युवा पीढ़ी के नैतिक मूल्यों का ह्रास होने के कारण नवयुवकों एवं नवयुवतियों का भौतिकता की तरफ झुकाव बढ़ा है। वे भोग विलास एवं सांसारिक सुखों के निरंतर नजदीक आ रहे हैं। चलचित्र एवं सस्ता साहित्य भी आज युवा वर्ग को विनाश के पथ पर ले जा रहा है। चाहे परिवार हो या समाज, ग्राम हो या प्रदेश, राष्ट्र हो या विश्व, किसी भी क्षेत्र की ओर निगाहें घुमाकर देखिए, हर ओर हमें भेदभाव, घृणा, द्वेष की आग जलती दिखाई देती है। ऐसे वातावरण में हमें नैतिक मूल्यों की आवश्यकता है। केवल नैतिकता ही वह शस्त्र है जिसके द्वारा हम आजकल की परिस्थिति में भी विश्व कल्याण की बात सोच सकते हैं। निर्माण एवं उन्नति चाहे परिवार जैसे छोटे स्तर पर हो अथवा विश्व जैसे व्यापक क्षेत्र में, इस भवन की आधारशिला नैतिक मूल्य ही हैं। अंत में हम ये कह सकते हैं कि मानव समाज शांतिपूर्वक रहना चाहता है तो वह शक्ति उसे नैतिक मूल्यों से प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार भौतिकता से विमुख होकर मानव मात्र से प्रेम करना नैतिक विकास से ही संभव है। वो ये पहला पाठ आपका समाप्त हुआ। अब इसमें आपको नोट्स बनाने हैं, हम आपको बता रहे हैं। उन प्रश्नों पे आप निशान लगा लीजिए या लिख लीजिए और इनको आपको करके करना है। अभ्यास प्रश्न में आइए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 3 क्वेश्चन करने हैं। लघु उत्तरीय में पहला और दूसरा करना है। अति लघु उत्तरीय सभी करने हैं, बहुविकल्पी सभी करने हैं। तो आप इस कार्य को पूरा करिए। अगले क्लास में हम लोग पार्ट 2 स्वयं के प्रति कर्तव्य पढ़ेंगे।